हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे स्विट्जरलैंड में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इस रूप में देखी जाती है। हालांकि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो कैंटन्स की संप्रभुता को स्वीकार करता है और यही वजह है वहां की संघीय व्यवस्था में कैंटन्स को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि दुनिया के विभिन्न संघों में हमें देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड में भी केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली बन रही है और कैंटन्स की शक्तियों की उनकी संप्रभुता की बात पीछे छूट गई है। इस प्रवृत्ति को, केंद्र सरकार की बढ़ती हुई शक्तियों की प्रवृत्ति को संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहते हैं। एक तरफ संविधान में भी हम देखते हैं कि संविधान कई रूपों में संघ सरकार को ज्यादा शक्तियां प्रदान करता है। वहीं दूसरी तरफ संविधान का डेवलपमेंट जिस दिशा में हुआ है, उसका विकास जिस तरह से हुआ है, उसने भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। यानी केंद्र सरकार की शक्तियों में दिनों दिन वृद्धि हुई है और इसके लिए जो कारण उत्तरदायी हैं, उन कारणों में प्रमुख कारण ये है कि संविधान के विकास के साथ साथ लोगों की सरकार से डिमांड्स बढ़ी हैं, मांगे बढ़ी हैं। सरकार से अपेक्षा की जाती है लोगों के द्वारा कि सरकार उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराएगी, उनकी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देगी। यातायात और संचार के साधनों का भी डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार के लिए इकाइयों की सरकारों पर नियंत्रण करना आसान हो गया है। सूचना आसानी से उस तक पहुंच जाती है। जब आर्थिक संकट आए, उन संकटों से निपटने में वहां भी केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही और ऐसी स्थिति में लोगों के द्वारा भी ये स्वीकार किया जाने लगा है कि केंद्र सरकार ही उन्हें संकटों से निजात दिला सकती है। जैसा कि रिपार्ड ने लिखा है कि अमेरिका की तरह ही स्विट्जरलैंड में भी ऐतिहासिक विकास राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के आकर्षण केंद्र को खंडों से हटाकर, यानी आधारभूत इकाइयों से हटाकर अधिकाधिक संपूर्ण अर्थात केंद्र की ओर ले जा रहा है। संविधान का विकास केंद्राभिमुख रूप में हो रहा है। केंद्र की शक्तियों का निरंतर विस्तार हो रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संविधान में ऐसी कौन सी बातें हैं जो संघ सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। पहली बात हम ये देखते हैं कि संविधान में ही जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार हैं वो केंद्र सरकार को सौंपे हैं। हालांकि शक्तियों का जो विभाजन केंद्र सरकार और कैंटन्स की सरकारों के मध्य किया गया है, उस संबंध में गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। किंतु शक्ति विभाजन का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि केंद्र सरकार को दिए गए अधिकार आधारभूत हैं और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनके कारण संघ सरकार इकाइयों पर हावी हो सकती है। जैसे संविधान ने केंद्र सरकार को मुद्रा की व्यवस्था करने का अधिकार दिया है, बैंकिंग व्यवस्था करने का अधिकार दिया है और ये इतने महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इन्हीं अधिकारों के आधार पर केंद्र सरकार कैंटनों की सरकारों के संपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक जीवन पर नियंत्रण रख सकती है। संविधान ने भी महत्वपूर्ण अधिकारों का पलड़ा केंद्र की तरफ रखा है, उस तरफ भारी है शक्तियों का पलड़ा। दूसरा हम ये देखते हैं कि समवर्ती सूची की जो व्यवस्था की गई है संविधान के द्वारा, जिस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्यों की सरकारों यानी कैंटन्स की सरकारों को भी है। लेकिन
व्यवहार में क्या देखा गया है, या संविधान भी जिसकी व्यवस्था करता है, ये अगर किसी विषय पर जो समवर्ती सूची में शामिल है उस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और कैंटन्स की सरकारें भी कानून बनाती हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा अगर कैंटन्स की सरकार द्वारा बनाया गया कानून विरोधी है। यहां भी समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र के कानून को वरीयता दी गई है संविधान के द्वारा, जिसके कारण केंद्र सरकार की स्थिति मजबूत बन गई है। स्विट्जरलैंड में भी केंद्र सरकार को कैंटनों में हस्तक्षेप करने का अधिकार संविधान प्रदान करता है। जैसे संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि किसी भी कैंटन में अगर अशांति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। और इस संबंध में मुख्य बात यह है कि केंद्र सरकार केवल गैर सरकारी सूत्र की सूचना के आधार पर ही किसी कैंटन का शासन अपने हाथ में ले सकती है। उसे किसी औपचारिक माध्यम से सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भारत में हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर आपातकाल तभी उद्घोषित कर सकता है जब वहां के राज्यपाल के द्वारा ऐसी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जाए। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। अगर किसी गैर सरकारी स्रोत से भी केंद्र सरकार को ये सूचना मिल जाती है कि किसी कैंटन में अशांति की स्थिति है, अव्यवस्था की स्थिति है, तो इस सूचना के आधार पर ही केंद्र सरकार वहां हस्तक्षेप कर सकती है। व्यवहार में हम देखते हैं कि 1848 से लेकर 1920 तक केंद्र सरकार के द्वारा 11 बार कैंटनों के शासन में हस्तक्षेप किया गया। ये जो हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार को कैंटनों की शासन व्यवस्था में, इस अधिकार के कारण भी केंद्र सरकार की स्थिति मजबूत बन गई है और वो ज्यादा शक्तिशाली बनती चली जा रही है। कैंटनों की स्थिति कमतर होती जा रही है, उनकी संप्रभुता की बात पीछे छूटती जा रही है। इसके साथ साथ जैसा कि अन्य संघात्मक राज्यों में भी देखने को मिलता है कि जो इकाइयों की सरकारें होती हैं उनकी वित्तीय निर्भरता केंद्र के ऊपर होती है। यानी वो जो भी योजनाएं बनाती हैं उनके क्रियान्वयन के लिए वो केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर करती है। और जब अनुदान पर निर्भर करती हैं तो केंद्र सरकार अनुदान देते समय उनके सामने कुछ शर्तें रख सकती है और हो सकता है ये शर्तें राज्यों की स्वायत्तता के अगेंस्ट हों, राज्यों की स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र सत्ता के विरुद्ध हो। ये भी एक वजह है जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी है स्विट्जरलैंड के संघ में। वहां कैंटन इसलिए भी कम महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय वहां का है, सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण कैंटनों को उस रूप में प्राप्त नहीं है जिस रूप में केंद्र सरकार को प्राप्त है। ऐसे वहां का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कैंटन्स द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक समीक्षा तो कर सकता है, और अगर उसे ऐसा लगता है कि किसी कैंटन की सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए, संविधान की किसी धारा के विपरीत जाते हुए कोई कानून बनाया है या कोई आदेश जारी किया है, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को या उस आदेश को अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को संविधान विरुद्ध घोषित नहीं कर सकता। यानी वहां के सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है वो कैंटनों की सरकारों तक सीमित है, पूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में
हो सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कैंटन के अधिकारों का अतिक्रमण होता हो, तभी सर्वोच्च न्यायालय इसको संविधान विरुद्ध घोषित नहीं कर सकता। और कैंटनों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार का अतिक्रमण होता रहता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड में कैंटन्स को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार जरूर दिया गया है, लेकिन कैंटन्स के संविधान संघीय संविधान के प्रतिकूल नहीं हो सकते। शर्त ये रखी गई है, प्रतिबंध ये रखा गया है कि कैंटन्स जब भी अपना संविधान बनाएंगे, वो संघीय संविधान के सिद्धांतों के विपरीत नहीं होगा, और ऐसे संविधान में संशोधन जनता की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसे प्रावधान कैंटन्स के संविधान को द्वितीय श्रेणी का बना देते हैं और केंद्र सरकार के संविधान को, यानी राष्ट्रीय संविधान को, वरीयता प्राप्त हो जाती है। इस तरह से संविधान ऐसे बहुत सारे प्रावधान करता है स्विट्जरलैंड में, जिसके कारण केंद्र सरकार की शक्तियां ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं, केंद्र मजबूत स्थिति में सामने आता है। और ब्रिज ने जैसा लिखा है कि स्विट्जरलैंड का संविधान संघ को कैंटनों का शिक्षक और निरीक्षक बना देता है। क्या ये मान लिया जाए कि स्विट्जरलैंड के संघ में केंद्र की जो मजबूत स्थिति है, जो महत्वपूर्ण स्थिति उसे प्राप्त है, उसके कारण कैंटन्स का शासन बेमानी रह गया है, या कैंटन्स का कोई महत्व नहीं रह गया है, ऐसा मान लिया जाए? ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि भले ही केंद्र सरकार की स्थिति ज्यादा मजबूत है, लेकिन संविधान के द्वारा भी न केवल विशेष अधिकार, शेष अधिकार, अवशेष अधिकार बचते हैं, जो अधिकार वो सारे कैंटन्स को दिए गए हैं, बल्कि कैंटन्स को ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त हैं जो आमतौर पर अन्य संघात्मक राज्यों में इकाइयों की सरकारों को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे निकटवर्ती राज्यों के साथ संधियां करने का अधिकार दिया गया है कैंटन्स को, सेना रखने का अधिकार दिया गया है, और इन अधिकारों के कारण कैंटन्स की राजनीतिक व्यवस्था में, संघात्मक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी बन गई है। उनकी स्थिति भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और इस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्विट्जरलैंड में अपनाया गया है, उसकी सारी क्रियाविधियों का मूल केंद्र कैंटन ही है। कुछ कैंटन्स में ही जनसभाएं हैं, कैंटन्स के माध्यम से ही लोक निर्णय के अधिकार का प्रयोग किया जाता है स्विट्जरलैंड के नागरिकों के द्वारा। और नए संविधान में खास तौर से संपूर्ण राज्य व्यवस्था में कैंटन्स की महत्ता को स्वीकार किया गया है। जैसे अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि स्विट्जरलैंड का परिसंघ कैंटनों की स्वायत्तता का सम्मान करेगा। भले ही केंद्र सरकार को कैंटन्स की सरकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन केंद्र सरकार इस अधिकार का प्रयोग करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखेगी, या उसे रखना चाहिए, कि उसके इस अधिकार से राज्यों की स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता, उनकी संप्रभुता नष्ट न हो। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि स्विट्जरलैंड में स्थानीयता की प्रवृत्ति लोगों के स्वभाव का अभिन्न अंग है, उनके स्वभाव की विशेषता है। वो स्थानीयता में विश्वास करते हैं, और यही कारण है कि जैसा कि ब्रुक्स ने कहा है, प्रत्येक कैंटन स्विट्जरलैंड में सक्रिय राजनीतिक जीवन का केंद्र है। स्विट्जरलैंड में कैंटन्स और केंद्र सरकार दोनों परस्पर सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं। इस तरह से वहां के संघ को एक सहयोगी संघ कहा जा सकता है,
अनुच्छेद 44 जैसा कि कहता है कि परिसंघ और कैंटन एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तथा संविधान द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करने में एक दूसरे का समर्थन करेंगे। उनके संबंध आपसी सहयोग और समझ पर आधारित हैं। वे एक दूसरे को प्रशासनिक और न्यायिक सहयोग देंगे। और ये बात केवल संविधान में नहीं कही गई है, बल्कि व्यवहार में भी हम ये देखते हैं कि स्विट्जरलैंड का संघ इसी भावना के अनुसार क्रियाशील है। जो कार्य लोकल लेवल पर कैंटन्स की सरकारें नहीं कर पाती, कम्यून्स की सरकारें नहीं कर पाती, कार्यों को केंद्र सरकार अपने हाथों में लेकर जनता की इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। इस तरह से ये तीनों इकाइयां शासन की, केंद्र सरकार, कैंटन्स की सरकारें और कम्यून्स की सरकारें आपस में मिलजुल कर कार्य करती हैं और संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग परस्पर सम्मान की भावना के साथ, सहयोग की भावना के साथ करती हैं। ये था स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था का व्यावहारिक कार्यकरण या संघीय केंद्रवाद की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति।